एवरीवन, सो ये हमारी रीड प्रीवियस ईयर सॉल्विंग की क्लास है। आज की क्लास में हम 2012 में जो रीड का एग्ज़ाम हुआ था लेवल 1 का, उसकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी को सॉल्व करेंगे। हम इसकी फर्स्ट लैंग्वेज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सेकंड लैंग्वेज हिंदी को सॉल्व करेंगे। ये जो क्लासेस हैं वो हम 2025 में जो रीड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए चला रहे हैं। इस वजह से हम हिंदी की जो दोनों लैंग्वेज होती हैं पेपर में, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, उन दोनों को सॉल्व करते हैं सो डैट हमारे अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कौन से 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसमें केवल एक क्रिया होती है या एक ही केवल विचार होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे कि रोहन स्कूल जाता है, तो एक ही विचार निकलना है ना इसमें से कि इसको रोहन स्कूल जाता है और एक ही क्रिया है, जाता है। उसके बाद जो दूसरे तरीके के वाक्य होते हैं, दूसरे टाइप के जो वाक्य होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य संयुक्ताक्षर द्वारा जुड़े होते हैं। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? जैसे कि और तथा। और भी होते हैं पर आप इन 2 को बहुत याद रखिएगा, और तथा। इसका एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि रोहन स्कूल जाता है और श्याम बगीचे में खेल रहा है, तो ये दोनों जो हैं वो सरल वाक्य हैं। दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों का अलग अलग अपना मीनिंग निकल रहा है, और बीच में ये किससे जुड़े हुए हैं? और से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। लास्ट जो हमारा वाक्य होता है वो होते हैं मिश्रित वाक्य। कौन से होते हैं? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है और जो दूसरा वाक्य होता है वो उस वाक्य के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और इस प्रकार के वाक्यों में कि, ताकि, इसलिए जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, मैंने सोचा था कि वो लड़का अच्छा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारे 3 तरीके के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सरल वाक्य है? अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि सरल वाक्य कौन से वाक्य होते हैं जिसमें केवल एक उद्देश्य, एक विधेय होता है, या फिर एक क्रिया होती है, या फिर केवल एक विचार को ये लोग प्रदर्शित करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, उसने आज सुबह दूध पिया, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है? और आया है। और किस में आता है? संयुक्त वाक्य में आता है, तो ये तो नहीं हो सकता। मैंने समझाया और फिर यहाँ पे भी क्या आ गया? और आ गया, तो ये कौन सा वाक्य होगा? ये कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट देखिए, वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो, तो जैसा आ गया यहाँ पे, तो ये भी सरल वाक्य नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उसने आज सुबह दूध पिया। यहाँ पे केवल एक क्रिया आई है और एक ही विचार को ये लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो वाक्य है वो प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। सपोज डैट एक छोटा सा बच्चा है आपके पास, जिसे अभी कुछ भी नहीं आता है, वो ए भी नहीं पढ़ पाता है, बी भी नहीं पढ़ पाता है, आप उसको सीधे पढ़ाने लगे बॉल। आप कह रहे हैं कि BALL बॉल, इसकी स्पेलिंग याद करो, तो बच्चा कहेगा बी क्या होता है, ये ए क्या है, ये LL क्या है, तो बच्चे को तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो आप उसको सबसे पहले सरल चीज़ें सिखाइए कि बेटा इस तरीके से ये होता है ए फॉर होता है एप्पल, मतलब जो चीज़ें ए से शुरू होती है वो होता है ए। तो आप पहले उसे ABCD समझाएंगे, फिर आप उसको लिखना समझाएंगे कि इन्हें किस तरीके से फॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद उन अल्फ़ाबेट को जोड़ के एक लेटर बनाना सिखाएंगे, तभी तो बच्चा सीखेगा। अगर आप उसे एकदम कठिन चीज़ सिखा देंगे तो नेक्स्ट डे तो बच्चा आपके पास आएगा ही नहीं, वो सोचेगा पता नहीं क्या एलियन वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं हमारे मास्टर जी हमें, है ना? ऐसे ही तो होगा। तो हमें क्या सिखाना चाहिए? बच्चों को सरल से कठिन की ओर सिखाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिखाना चाहिए। पहले जो सी चीज़ें आती हैं उसके बाद भाई चीज़ उसको आप बताओ। ये नहीं कि आपने पहले वो बता दी कि जो उसे ना आती हैं ताकि वो घबरा जाए, ये भी नहीं करेंगे आप। स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाएंगे, पहले उसे एकदम बिग कॉन्सेप्ट बता देंगे,
पहले आप उसे बता देंगे कि ये जैसे कि आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है तो आप उसे समझा देंगे बेटा कि जो भोजन अपना खाना बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। आपने उसे बिग बिग चीज़ें बता दी पहले, फिर उसके बाद आप उसे समझाइए कि किस तरीके से क्लोरोफिल होता है पत्तियों में मौजूद, उसकी भी सहायता लगती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, जल की भी सहायता लगती है। तो आपको फिर उसको छोटी 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 स्पेसिफिक चीज़ें हैं, फिर आप उसको समझा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर। तो इसमें क्या नहीं होता है, मोबाइल फ़ोन नहीं होता है। उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। अब आपको उसके उच्चारण कौशल को देखना है कि वो बच्चा सही तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, फ्लो में बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है। तो लिखित परीक्षा से ये होगा कि अब आप लिखित परीक्षा के थ्रू देख सकते हैं कि बच्चे के उच्चारण में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो तो आप उसके लेखन कौशल को देख सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। निबंधात्मक परीक्षा में भी नहीं होगा क्योंकि वो भी लेखन कौशल पे ही आधारित होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा द्वारा केवल आप उसके ज्ञान की माप कर सकते हैं कि बच्चे में किस तरीके का ज्ञान का लेवल है, आप उसके मतलब कि उच्चारण के कौशल को नहीं माप सकते हैं। इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, मौखिक परीक्षा का। आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, बच्चा आपको बोल के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि बच्चा कहाँ रुक रहा है। पूर्व विराम मतलब कि जो विराम चिन्हों के लिए जो रुकना होता है, ठहराव होता है, वहाँ पे वो ठहर रहा है या फिर नहीं ठहर रहा है, तुकबंदी का प्रयोग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो आपको मौखिक परीक्षा के थ्रू ये सब चीज़ें पता लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कथन सही नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जा सकती है, तो ये एकदम सही है, आपसे सही नहीं पूछा है। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो हमारी मेंटल एबिलिटी का परख करते हैं कि हमें कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रश्न पक्षपात नहीं होता है। जिसने बच्चे ने आंसर सही किया है, चाहे वो टीचर का एकदम दुश्मन बच्चा भी हो, बट टीचर को आंसर में नंबर पूरे देने पड़ेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय या कमजोरियाँ जानी जा सकती हैं, तो यही आंसर इसका रॉन्ग है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उसकी भाषा की कमजोरी को जान सकें। एक बच्चा होता है वो सही से बोल नहीं पाता है, लेकिन उसकी मेंटल एबिलिटी इतनी तेज है कि वो सारे क्वेश्चन का आंसर एकदम सही जानता है, वो सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों का आंसर एकदम सही देगा। तो क्या उसका भाषा कौशल अच्छा है, नहीं अच्छा है ना, क्योंकि भाषा कौशल और वस्तुनिष्ठ कौशल में बहुत अंतर है। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण कब देता है, जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले हम निदानात्मक परीक्षण द्वारा उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको जांच लेते हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए, उत्साहवर्धन ये तो होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए। उपहास, क्या आप उसका उपहास बनाएंगे, मजाक बनाएंगे कि बेटा तू तो बोल ही नहीं पा रहा है, तू तो हकला है, तुम तो ये हो, उसका पूरे क्लास में मजाक बनवाएंगे या किसी से बनवाए देंगे, तो आप ये नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूति भी आप उसके साथ रखेंगे, मतलब कि एम्पैथी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये आपके पैराग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है, 68 से लेकर 74 तक जो क्वेश्चन है इस पैरा को पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो चलिए पहले पैरा को पढ़ लेते हैं। जिन गद्यांश को पढ़कर मतलब निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों जैसे कि 68 से लेकर 74 तक के जो विकल्प हैं उनको चुनिए, जो राइट विकल्प है उनको चुनिए। सो देखिए पैरा क्या है, जिन लोगों ने गहन साधना करके अपने को सहज नहीं बना लिया वे सहज भाषा नहीं पा सके। व्याकरण और भाषा शास्त्र के बल पर यह भाषा नहीं बनाई जा सकती। कोशों से में प्रयुक्त शब्दों के अनुपात पर इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। कबीरदास और तुलसीदास तो यह भाषा मिली थी, महात्मा गांधी को भी यह भाषा मिली क्योंकि वे सहज हो सके, उनमें दान करने की क्षमता थी। शब्दों का हिसाब लगाने से यह द्रात्व नहीं मिलता। अपने को दलित द्राक्षा को के समान निचोड़कर महासहज के समक्ष समर्पण कर देने से प्राप्त होती है। जो अपने को निश्चय भाव से नहीं दे सका वह दाता नहीं हो सका। आप में अगर देने लायक वस्तु है तो भाषा स्वयं सहज हो जाएगी। पहले सहज भाषा बनेगी, फिर उसमें देने योग्य पदार्थ भरे जाएंगे। यह गलत रास्ता है। सही रास्ता यह है कि पहले देने की क्षमता उपार्जन कीजिए। उसके लिए तप की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है, अपने को निश्चय भाव से दान कर देने की ज़रूरत है। अब देखिए इसे क्वेश्चन देखते हैं।
कौन शब्द तत्पुरुष शब्द नहीं है? तत्पुरुष शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, उन्हें वैसे का वैसे ही हम हिंदी में उपयोग कर लेते हैं, और जिनमें चेंजेस करके हम हिंदी में उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं तद्भव। तो देखिए, प्रयुक्त, हिसाब, उपार्जन और द्राक्षा, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है वो एक तद्भव शब्द है, ना कि तत्सम शब्द है। कौन शब्द विदेशी है? वे शब्द जिनका जन्म विदेश से हुआ है, मतलब उनका जन्म तो विदेश में हुआ है लेकिन अपनी हिंदी भाषा में उसे यूज़ कर लेते हैं, तो उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। व्याकरण, भाषा, क्षमता या गलत, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गलत। गलत एक विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है? कोशो, दान, बनेगी, द्रात। जो प्रत्यय होते हैं वो कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, जबकि बाकी सब में देखिए तो प्रत्यय लगे हुए हैं। भाषा शास्त्र में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और अवयवी भाव। इसको बहुत अच्छे से देखिए, भाषा शास्त्र, सबको लग रहा होगा इसमें द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? हाइफन लगा हुआ है। लेकिन आप इसका समास विग्रह करके देखिए, भाषा का शास्त्र, ना कि भाषा और शास्त्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह का उपयोग हुआ है, भाषा का शास्त्र। इसलिए आप एकदम हाइफन देख के द्वंद्व समास मत लगा दिए करिएगा, पहले उसका समास विग्रह करिए। उपार्जन में संधि है उप प्लस आर्जन, तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। क्योंकि वह सहज हो सके में सर्वनाम है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो सर्वनाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित द्राक्षा में विशेषण है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। परिमाणवाचक तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे किलो, लीटर वगैरह तो कुछ नहीं है। सार्वनामिक भी नहीं है, सार्वनामिक तो सर्वनाम से बनते हैं, जैसे कि यह वह। संख्यावाचक, संख्यावाचक तो संख्या का बोध कराते हैं, 1 किलो 2 किलो नहीं, 1 किलो 2 किलो तो परिमाणवाचक हो गया, जैसे कि 1 बोतल 2 गिलास, तो ये भी नहीं है। गुणवाचक, क्या कर रहे हैं? गुड़ की बारे में बता रहे हैं कि दलित है, दलित है वो, द्राक्षा कैसा है? दलित है, तो वो क्या हुआ? गुणवाचक। इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसमें से आपको नहीं वाला चुनना है। नहीं को आप बहुत ध्यान से पढ़िए करिए, नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं नहीं को नहीं पढ़ते हैं और फिर जो राइट उनको आंसर लगता है वही कटाक से राइट मार के आगे चलते हैं। वर्तनी दोष दूर करना, ये तो सही होता है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन का मतलब होता है सुन के फिर लिखना। शुद्ध लेखन की दक्षता का विकास करना, राइट है ये भी। नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि हम शुद्ध मतलब सुनते भी है तो हमें नए नए शब्द भी सुनने को मिलते हैं, तो हमारे नए शब्दों का ज्ञान तो हमें होता ही होगा। लेकिन जो हस्तलिपि सुधारने के लिए हम शुद्ध लेखन का उपयोग नहीं करते हैं, उसके लिए हम केवल लेखन का प्रयोग करते हैं, नकल का प्रयोग करते हैं, ना कि शुद्ध लेखन का। क्वेश्चन नंबर 76, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन भाषा है? तो आप बताइए कि कौन सी भाषा हो सकती है? हमारी हिंदी की अगर हम बात करें कि अपनी जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं या हमारी जो भी भारतीय संस्कृति की जितनी भी भाषाएं हैं उनका अगर हम मूल स्रोत देखें तो क्या वो फ्रेंच होगी, रूसी होगी, जर्मन होगी या फिर संस्कृत होगी? जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, सभी स्तरों पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो हम अनुकरण विधि का उपयोग करते हैं, मतलब कि इस अनुकरण करना मतलब कि दूसरों को देखकर सीखना, ठीक है, इसे हम नकल विधि भी कह सकते हैं। तो वो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक स्तर पर। जैसे हमारी मम्मी आपस बोलते हैं हम वैसे ही बोलना सीख जाते हैं, तो हम किसके थ्रू बोलना सीख रहे हैं? ये अनुकरण विधि द्वारा। प्रारंभिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, आत्मविश्वास बढ़ाना, शुद्ध शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा ज्ञान कराना। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा प्राथमिक स्तर पर बच्चा छोटा होता है तो चला आगे बोलता है, कुछ बच्चे गलत बोलते हैं, कुछ बच्चे गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, का को ता बोलते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जो उच्चारण कर रहा है वो एकदम शुद्ध हो, क्योंकि अगर इस टाइम पे हम उसके उच्चारण को शुद्ध नहीं कर पाएंगे तो वो बहुत लंबे समय तक उसे इफेक्ट करता रहेगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि जो उसका उच्चारण है वो एकदम शुद्ध हो। असंगत शब्द सुनिए, जो ये क्वेश्चन नंबर 29 है वो एक बोनस क्वेश्चन था, इसमें सभी को आंसर नंबर मिले थे, किसी ने कोई भी आंसर लगाया हो सबको नंबर मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या अधिक उपवाक्य और तथा एवं जैसे योजक से जुड़े हों तो होता है।
मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले ये क्वेश्चन समझाया था कि सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, और आपको मैंने यही बताया था कि और तथा का उपयोग किन वाक्य में किया जाता है, संयुक्त वाक्य में किया जाता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आस्तीन का डैश मुहावरा है, आस्तीन का बाल, आस्तीन का फोड़ा, आस्तीन का सांप या आस्तीन का पसीना। तो उसका राइट आंसर है आस्तीन का सांप, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि विश्वासघाती मित्र। विज्ञान में नित्य नए आविष्कारों को देखकर आम आदमी आश्चर्य से दम तोड़ देता है, थर थर काँपने लगता है, अपना सा मुंह लेकर रह जाता है, दांतों तले उंगली दबा लेता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दांतों तले उंगली दबा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में डैश कारक है। तो हिंदी में कितने कारक हैं, 8 कारक हैं। आप गिन के देख लीजिए, कर्ता ने, कम को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, आपदान से, अधिकरण में, पेपर, संबंध का की के, और संबोधन हे हो हरे। तो कितने हो गए, पूरे 8 कारक, और ये कारक आपको लर्न भी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या करता है कि दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, मेरे घर के सामने सिनेमा घर है, शीतल ही देखेगी, हाय अरे बाहर 12 बज गए। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और समुच्चय बोधक अव्यय इसमें है कौन सा, और जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें विस्मयादि बोधक अव्यय है, बाकी और इन दोनों में कोई अव्यय नहीं है। नेक्स्ट, अभी हमारा एक और पैरा से रिलेटेड है, ये कविता दे रखी है, इसको हमें पढ़ना है और इसके आंसर छांटने हैं। सो चलिए सबसे पहले इस कविता को रीड कर लेते हैं एक बार। जिस दिन मेरी चिंता जगी मैंने देखा, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में, कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ, जाऊँ किस जाँ, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैं भी बहना शुरू किया उस रेले में, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ मन कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहा पुहू मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन में के अंदर से उबल चला, जीवन का आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कहीं ये सोच सकूं, जो किया कहाँ माना उसने क्या बुरा भला। सो चलिए अब इससे हमें आंसर निकालने हैं अपने, देखते हैं। इस पद्यांश का केंद्रीय भाव है, बाहर की ठेला पेली, हक्का वक्का भौचक्का सा, दुनिया के मेले में, जीवन की आपाधापी में। सो यहाँ पे जीवन की आपाधापी का बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी है। अपनी अपनी दे लेगा आश है, स्वार्थ साधना, उधार लेना देना, हिसाब किताब, मांगना लौटाना। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वार्थ साधना। हक्का वक्का में किसकी ध्वनि साम्य है, आप पढ़ के देख लीजिए, आपको आंसर पता लग जाएगा। ठेला पेली नहीं, भौचक्का, हक्का बक्का भौचक्का, तो एकदम ये सही साम्य में आ रहा है, तो उसका आंसर नंबर बी एकदम सही है। इस काव्यांश की विधा है, तो ये 88 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी एक बोनस क्वेश्चन था, सबको इसके नंबर मिले थे। इस काव्यांश में चित्रण है मनुष्य की स्वार्थपरकता का, मेले का, जीवन की भागदौड़ का, बाहरी द्वंद्व का। तो इसमें जीवन की भागदौड़ की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यह काव्यांश प्रेरित करता है आत्म अवलोकन के लिए, विश्राम के लिए, ज्ञान संचय के लिए, आलोचना के लिए। तो उन्होंने पहली ही लाइनें बोला था इस पोएम की कि जब मेरी चेतना का उदय हुआ, मतलब मेरी चेतना जगी, तो मतलब क्या करना चाहिए, हमें अपने आत्म अवलोकन करना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, किस तरीके से हम अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं। अगर हम स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं तो उसे हमें बंद करना चाहिए, ठीक है, और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। सो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जो कि 2012 के लेवल 1 का सेकंड लैंग्वेज हिंदी के थे। अब इसमें से आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आए हैं, और मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ तो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बताती हुई चलती हूँ, सो डैट इन वीडियोज़ के थ्रू ही आपकी प्रिपरेशन हो जाए रीड की।
और अगर आपने ये सारी सीरीज़ की वीडियो अच्छे से देख ली तो हिंदी में आपके 30 आउट ऑफ 27 या 28 मार्क्स कहीं भी नहीं गए, आप आराम से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय एंड हैव अ गुड डे।